बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और जनाब मौसम के मजे लूट रहे होंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ती जा रही है। लेकिन आज के दिन अगर हिना बात करें, आज के दिन थोड़ी सी सर्दी कम महसूस हुई है। और अगर ऐसा हो भी जाए तो आपने जरूर याद रखना है कि AQI वहीं पर खड़ा है, क्योंकि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अभी भी दूसरे नंबर पर है। सुबह पहले नंबर पर था, अभी बताया जा रहा है कि AQI 237 के करीब। जी हाँ, लाहौर का 237 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और कराची जो है वो 202 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर है। और अगर बात करें धुंध की, तो शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई है। ये स्मॉग फोग मिक्स होकर जो चीज़ बन रही है, ये वैसे बड़ी ही खतरनाक है। आप जितनी भी एहतियात कर लें वो ज़रूरी भी है, लेकिन कम भी पड़ रही है। हालांकि मैं बहुत एहतियात कर रही थी, लेकिन मैं भी शिकार हो गई हूँ इसका लेकिन आपको चाहिए कि एहतियात कीजिए। और खास तौर पे जो सुबह के औकात पे आपको लग रहा होता है कि ये ठंड है और ये फोग है, मौसम बड़ा खुशगवार है, तो उस दौरान ही आपको ये इससे जो है ना खतरा है। तो हम याद दहानी के लिए मौजूद है जनाब, आपको बिल्कुल भूलने नहीं देंगे, क्योंकि ये 2 माह जो है कड़ी नजर रखनी पड़ेगी आपको AQI पे। और तमाम तर जो इंतजामात हैं वो आपको अपनी फैमिली के लिए जरूर करने पड़ेंगे। उनको बाहर ले जाते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, उनको घरों में रखते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें ताकि स्मॉग जो है वो सिरायत न सके आपके घरों में। और फिर इसमें सांस लेने के लिए भी मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो स्मॉग है ये आपके फेफड़ों में सिरायत ना करे। और एग्जैक्टली डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि आप हाइड्रेटेड रहें। जो पानी है और जो वार्म वाटर है उसका इस्तेमाल करें। रूम टेम्परेचर का पानी भी इस वक्त ठंडा पानी लग रहा है। नहीं कहा हाँ, और ये सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ही ज्यादा आप महफूज रहेंगे। चलिए जी, ये बात हो गई आपकी सेहत की, और ये जो दर्जा हरारत है उसकी बात हो गई। जो मुल्क में सियासी हंगामा रही बढ़ रही है, और जो मौसम अगरचे खुश्क है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, खुश्क है, सर्द है, लेकिन जो सियासी गर्मा गर्मी है उसने माहौल को गर्मा दिया है। हुकूमत और तरीके इंसाफ दोनों एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन था, मगर तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। और फिर PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, चाहते हैं हालात बेहतर हों, एक दूसरे से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं मगर दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। सियासत में इख्तिलाफ ज़रूर होता है, लेकिन सियासत में दुश्मनी नहीं होती। इसलिए अब कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग जो नहीं चाहते मुल्क में डेमोक्रेसी चले, वो लोग जो चाहते हैं कि जी एक बड़ा इदारा और कुछ सियासी लोग आपस में लड़ पड़े, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये टेंशन ख़त्म हो, ये मुकम्मल देर आए दुरुस्त आए। जबकि PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने फैक्ट्री नाले पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी PTI को अपने लिए कोई आसाइश दरकार नहीं है। बहनों की बातचीत पार्टी लाइन नहीं बल्कि ज़ाती मौक़िफ़ है। मुलाकातें रोकने की जिम्मेदारी कुछ हलकों पर है। हम उस वक्त तक नहीं मुतमईन होंगे जब तक खान साहब के अपने जो मालिज हैं, डॉक्टर आसिम हो या डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, जब तक वो मायना नहीं करेंगे। देखिए, पिंड से पहले भी एक दफ़ा हुआ, एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त जो माहौल है जबर का, उसमें हम बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक खान साहब के ज़ाती मालिज, जिन पे खान साहब को खुद भरोसा है, वो खान साहब का मायना नहीं करते। जब तक ज़ाती मालिज उनका मुआयना नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। उधर मुलाकात ना करवाने पर बानी की बहनों और कारकुनान ने धरना दे दिया, जिसको पुलिस रात गए ख़त्म करवा दिया पुलिस ने, और मुजाहिरीन पर वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया गया। अलीमा खान और मुजाहिरीन धरने की जगह छोड़कर फिर वहाँ से चले गए, जबकि शाहिद खटक अजमा खान को बचाते हुए नाले में गिर गए। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अडियाला का कैदी बानी मुत्तहिदा पार्ट 2 बन चुका है। दूसरों को पागल कहने वाले खुद पागल हैं। अडियाला जेल की दीवारों ने इस शख्स को ज़हनी मरीज बना दिया है। जो अडियाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। पंजाब हुकूमत को एक ज़हनी अमराज का भी एक बोर्ड बनाकर ज़रूर अडियाला के जेल में भेजना चाहिए, ताकि जाकर इस शख्स की जो ज़हनी कैफियत है उसका भी अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए। जो ये कह दे वो आईने पाकिस्तान है,
जो ये बेहतर समझे, सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को उसको बेहतर समझना चाहिए। वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, 100 दफा बताया। देसी कुक्कड़ का नागा उन्होंने कभी नहीं किया, और अब तो उनको ये फैसिलिटी भी है कि वो बाहर से फ्राइड फिश भी मंगा लेते हैं। और उधर गवर्नर केपी ने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर विफाक से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया और ये कहा है कि फौज अगर वापस चली गई तो एक दिन भी सूबा नहीं संभाल सकेंगे। आइन में गवर्नर राज मौजूद है। बार बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कहा कि तरजीह अमन होना चाहिए। इंडिया और इसराइल पाकिस्तान पर जो है वो हमले कर रहे हैं। हमने बार बार अफगानिस्तान हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश की है, सबूत दिए हैं कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और वो इससे जो है टस से मस भी नहीं हुए। हमारी सूबाई हुकूमत बार बार ये बात करती है कि आप जो है उनसे मुज़ाकरात करें। पहली बात तो यह है कि जिस मुल्क के आइन को जो शख्स नहीं मानता, जो गिरोह नहीं मानता, उनके साथ आप कैसे डायलॉग्स करेंगे। सूबाई हुकूमत को इस पे संजीदगी से गौर करना चाहिए। अगर सूबाई हुकूमत संजीदगी का इजहार नहीं कर रही तो फेडरल का भी फर्ज बनता है कि आप सूबे को इस तरह मिलिटेंट्स के हाथों जाने मत दें। और दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में बानी पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर भी कर ली गई है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है आमिर इलियास साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आमिर साहब आप सुन पा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब, लाहौर में तो फिर से स्मॉग छा गई है, धुंध छा गई है, शहर इक़्तिदार का कैसा मौसम है? आमिर साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है, जानते हैं उनसे शहर इक़्तिदार में क्या मौसम है, लेकिन अभी आप सियासी मौसम की बात करें तो बहुत गर्मा गर्मी है। और अब अडियाला जेल से मुंतकली की भी बातें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि फिर किसी बलूचिस्तान की जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा जहां मिलना मिलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि बहनों से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, लेकिन बहनें जो हैं वो जाकर धरना दे रही हैं। आमिर साहब साथ हमसे बात कर लेते हैं। जी आमिर साहब, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। जी असल में ये बना हुआ है कि कोई नेट के में फिश आ गई है। जी आमिर साहब, बिल्कुल ऐसा है, शार्क आ गई है, लेकिन अब हम आपको सुन पा रहे हैं। आप बताएं कि शहर इक़्तिदार का कैसा मौसम है? वैसे तो सर्दी है, मौसम खुश्क है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत कहीं और जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखें रात जब इतनी देर से आपने देखा कि वाटर कैनन यूज करना पड़ा, लोग तो बहुत थोड़े थे इमरान खान की हमशीरा के साथ, लेकिन एक इशू ये है कि जब वो मुलाकात बता दी गई थी, एक टाइम था, अपनी जगह पे मुलाकात, बहनों का भी हक है कि वो मुलाकात कराई जाए, लेकिन इशू ये बनता है कि आप कैसे करेंगे इस मामले को हल। जब आपकी मुलाकात पिछले मंगल को इस यकीन जानी पे हुई कि आप इसे सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे दूसरी बात कर सकते हैं जब आपने ट्विटर पे इतना खतरनाक पैगाम दिया है, DGISPR को आके बोलना पड़ा उसके ऊपर। तो अब आपको ये देखना होगा कि या तो आप कोई ठोस यकीन दहानी कराएं, आपकी सियासी क़यादत करें, लेकिन अगर आप सिर्फ इस वजह से बैठेंगे कि हमारा राइट है और फिर रास्ता भी ब्लॉक करेंगे, लोगों का कारोबार भी बंद होगा। मैं बिल्कुल इस बात से नहीं इनकार करता कि उनकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर ये पैरामीटर जो इमरान खान साहब ने खुद तय किए थे उनके मुताबिक होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये काम बहरहाल किया था। आजम नजीर तारड़ बार बार कहते थे कि हम एफिडेविट दे के बॉन्ड भर के जाते थे कि हम बाहर आके सियासी बात नहीं करेंगे, और हम उसको पूरा करते थे और वो सिर्फ बतौर वकील जाते थे। तो ये बात इमरान खान की डॉक्टर उज़मा हमशीरा जो मिली उनकी तरफ से तो वो तोड़ दी गई जब ली गई। अब जब फौज खुद बराह रास्त आके कह रही है कि फिर इस तरह तो नहीं चलेगा, अच्छा अब फिर किस तरह चलेगा? सब होता है जब फिर सियासतदान आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, स्पीकर ऑफर कर रहे हैं आपको बार बार कि आप आइए, रास्ता बनाते हैं, हुकूमत से भी बात नहीं करना चाहते, तभी कुछ कहते हैं। इमरान खान साहब ने चकदई साहब को और राजा नासिर अब्बास साहब को इख्तियार दिया कि वो बात करें। अब जब वो बात करने के लिए शर्त लगाते हैं कि पहले हुकूमत जाए, स्पीकर को हटा दें, तो फिर किस तरह काम चलेगा? राइट तो आमिर साहब, वैसे काफ़ी ये भी शॉकिंग था कि कारकुनान मौजूद नहीं थे, और हमने देखा है कि सिर्फ बहनें मौजूद थी, चंद रहनुमा मौजूद थे। जो कारकुनान की एक तादाद कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, कोई 400, 500 या 600 के करीब जो है वो लोग जो है वहाँ नजर आए, और बैरिस्टर गोहर भी कुछ देर के लिए आए और फिर वहाँ से चले गए थे।
आमिर साहब की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। आवाज भी चली गई है। आमिर साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अब मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं बात के जब आप आमिर साहब फिर से चली गई है आवाज। जी अब देखें आवाज आ रही है? अब बेहतर है, अब बेहतर। अच्छा जी, जब आप देखते हैं 50-60 रह गए और रात सारी गुजर गई है तो पुलिस ने वो वाटर कैनन इस्तेमाल किया। अब उसके बीच में शाहिद खट्टक जो पार्लिमानी लीडर भी हैं वो इमरान खान की हमशीरा को बचाते हुए जो रिपोर्ट हुआ हमारे यहाँ, तो वो नाले में गिर गए और उनकी टांग टूट गई। उसकी सर्जरी की भी फोटो आई हुई है। ये कोई अच्छे मनाजिर नहीं है, चाहे वो किसी सियासतदान के हों, फैमिली के हों या कोई क्रिमिनल की फैमिली हो। अब इमरान खान को सजा हुई है, अपनी जगह पे है, लेकिन इसका हल पीटीआई की क़यादत को निकालना है। जब फौज ने वाज़े तौर पे आके कहा कि आप सियासी बयानिए के लिए, और वो बयानिया इस्तेमाल होता है इंडिया और अफगानिस्तान में, आप फौज के सरबराह को नहीं कहते, बुनियादी तौर पे उनका इस्तदलाल था कि ये फौज में और अवाम में दरारें डालने की कोशिश थी। तो ऐसे में बजाय पार्टी के सीनियर सियासतदानों को आगे आने के, आप मंगल को फिर इस्तेमाल करने लगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये उनका हक है, लेकिन उस हक को उस तरह इस्तेमाल करें जैसे जेल मैनुअल है, पैगामात लाएं, आप पैगाम दें अपनी पार्लिमानी पार्टी को, सियासी क़यादत को। लेकिन जब वो एक्स पे आता है मैसेज, उससे फौज ने बराह रास्त कहा है कि ये अनारकी फैलती है, ये इंतशार फैला रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये तो आप अगर उस पर इज्तनाब नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल इस तरह फौज दबाव में आएगी। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने अपने वक्त में ये तय किया था कि इस तरीके से सियासी मुलाकात जो है वो नहीं होगी, और बाहर आकर एफिडेविट जिस तरह से आपने कहा कि आज़म मजीद तारड़ ने भी खुद भी जिक्र किया, लेकिन ये उस वक्त भी दुरुस्त नहीं था, ये अब भी दुरुस्त उस तरह से नहीं है कि फैमिली की मुलाकात जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ होनी चाहिए और बाहर आकर कोई सियासी पैगाम नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अब हुकूमत ने डिसाइड कर लिया है कि अब अटल फैसला है, बस अब मजीद कुछ नहीं होगा, कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं जो मौजूदा हालात है? अगर हम देखें तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू नियर फ्यूचर आपको नजर आ रहा है, या फिर अभी हालात मजीद वर्स हो जाएंगे? और उसमें आप ये समझे कि जो आप और हम बात कर रहे हैं, क्या उनकी सियासी क़यादत भी ये सोच रही है? क्या इमरान खान की फैमिली को मुकद्दम रखना है? और उनसे बात जो की गई और डॉक्टर उज़्मा को भेजा गया, फिर जवाबन जो सियासत शुरू हुई और बराह रास्त आर्मी चीफ पे हमला हुआ इमरान खान के एक्स हैंडल पे, तो ये बात पहले तो पार्टी के अंदर और फैमिली के अंदर होनी चाहिए ना कि क्या हम इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने तो बड़ा खुल्लम खुला कहा कि इमरान खान ने फैमिली उमूर पे तो कोई गुफ्तगू ही नहीं की, वो सिर्फ सियासी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और जाहिर है कि जेल मैनुअल में भी मौजूद है कि एक तो इंटेलिजेंस का इल्जाम लगता है, दूसरे इस तरह की मुलाकात खुफिया नहीं होती, बल्कि वो ऑफिसर भी बैठते हैं, सिपाही भी बैठते हैं सामने कि मुलाकात में क्या हुआ। हम इस बात को छोड़ दें कि कैसे हुआ, लेकिन राना सनाउल्लाह तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत और इंस्ट्रक्शंस पे थी। तो ये इंस्ट्रक्शन जब ट्विटर पे आई हैं, वहां से बहुत सीखपा हुए लोग मुसलसल वो जो कुछ इनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ने तो बहुत सख्त पैगाम दिया था, हमने बड़ा माइल्ड किया, और उस माइल्ड के ऊपर जब ये रिएक्शन एक मुसलसल इमरान खान की तरफ से, जबकि 29 दिन के बाद ये मुलाकात हुई थी, वो वहीं खड़े थे, तो फिर ये रिएक्शन आया स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कि फिर मुलाकातें बंद। अब इस बंद मुलाकात को खोलने का किरदार कौन अदा कर सकता है? क्या वो लोग अब कर सकते हैं जिन्होंने पहले ये हमशीरा को इजाजत लेके दिलवाई, यानी स्पीकर ने? तो उनके तो पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा इस तरीके से कि भाई आपकी तो ये बात मानते ही नहीं है। तो फिर अब असद कैसर, बैरिस्टर गौहर जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर वगैरह, क्या ये जुर्रत करेंगे इमरान खान के पास जाने की? क्योंकि इतलात ये भी है कि इन्हें भी ऑफर की गई थी कि आप मिल लें, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ फैमिली को मिलवा दें। अब फैमिली के बदले में ये मैसेज आया जिसकी बुनियाद पे ये 1 हफ्ता हो गया, 4 दिन हो गए, मुसलसल एक पॉलिटिकली प्रेशर बना रही है पीटीआई, और जवाबन उनकी तरफ से कुछ 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। लेकिन जब मंगल को नहीं हुई थी और मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर वो जो धरने की सूरत थी उसमें गवर्नमेंट समझती है कि ये लोगों को कुमक के लिए बुलाना चाहते हैं। अब लोग अगर नहीं आ रहे, या दिन में 400-500 लोग थे, 300 लोग थे, और रात को वो चंद दर्जन रह गए, उसमें तो पीटीआई की अपनी क़यादत का है कि इनके अपने पार्लियामेंटेरियन भी उस तादाद में मौजूद नहीं है।
तो इनको सोचना चाहिए कि सियासी हिकमत अमली को तब्दील करें। मेरी नजर में इमरान खान की रिहाई या उससे मुलाकात के लिए तो उन्हें कुछ सियासी रास्ता अपनाना होगा, प्रेशर वाला रास्ता भी नहीं बन रहा। और जो बातें इन्होंने की उससे स्टेट भी नाराज हुई, फौज ने बराह रास्त आके गिला किया और फिर हुकूमत ने फैसला किया कि हम नहीं मुलाकात कराएंगे। राइट। तो आमिर साहब, अभी जो गवर्नर केपी हैं उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर विफाक को नोटिस लेना चाहिए और आइन में गुंजाइश मौजूद है गवर्नर राज की। तो आपको लगता है कि इस वक्त गवर्नर राज की तरफ जा रही है सारी सूरत हाल? देखिए, आइन में मौजूद है और जब गवर्नर ये बात कर रहे हैं तो गवर्नर पता नहीं वो ये चार्जशीट जो जुबानी बता रहे हैं लिख के भेज चुके हैं या नहीं, सिचुएशन के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जिसकी वजह से ये बात पहले आई थी कि 6 लोगों के नामों पे गौर कर रहे हैं और साथ में सर फहरिस्त खुद फैसल करीम कुंडी हैं जो मौजूदा गवर्नर है। तो ये पीटीआई वालों ने वहां पे जलसा भी बड़ा जबरदस्त करके तकरीरें की कि तुम लगाओ, हम ना गवर्नर रहने देंगे ना तुम्हारा राज रहने देंगे। उसके बाद कुछ धीमापना पार्लियामेंट में नजर आया हमें कि वहां पे इतना शोर नहीं किया गया। अब आज फिर सेशन होगा, बात होगी, उसके अंदर रात वाले वाक़े पे होगी, तो कुछ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट में तो लोग, जहां एक तरफ तलाल चौधरी ने इंतजामी तौर पे बात की कि नहीं करेंगे, लेकिन जो राना सनाउल्लाह हैं, बाकी लोग हैं, वो तो कर रहे हैं ना कि जी अगर आप ठीक बिहेव करें तो बात बनेगी। अब उस बिहेव करने पे सियासतदानों की ही गारंटी चाहिए। तो क्या ये लोग अपनी गारंटी दे के जाने के लिए तैयार होंगे फैमिली को हटा के? ये बात पीटीआई ने तय करनी। राइट, ठीक है। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी की कल सहाफियों से मुलाकात का अहवाल गुजरा होगा आपकी नज़र से भी। उन्होंने कहा कि एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरामीम काफ़ी हैं और मजीद की गुंजाइश नहीं है, और मजीद सूबे बनाने से पहले जहां नए सूबे बनाने पर इत्तेफाक राय है वो बनाएं। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? अब देखें, ये बिलावल भुट्टो का सियासी हक है, जैसे पीटीआई का सियासी हक है वो एहतजाज करे। बिलावल भुट्टो ने 2-3 चीजें डिफ्यूज की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी मौजूदा पार्लियामेंट से और आईनी तरमीम ना कराई जाए। तो देखते हैं, पीपल्स पार्टी अगर नहीं खड़ी होती तो तरमीम तो हो नहीं सकती। फिर वो पंजाब की तकसीम पे आगे, जैसे हजारा पे हो गई, लेकिन ये तकसीम उनके नजदीक मुत्तफिक है। लेकिन क्या एमक्यूएम ये चाहती है? वो भी तो चाहते हैं सिंध में शहरी इलाके को अलग सूबा बना दिया जाए, कराची को अलग सूबा बनाया जाए। जो लोग इसकी मुहिम चला रहे हैं वो तो 33 सूबों की बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों के जहन में ये मौजूद है कि शायद रेफरेंडम के जरिए रास्ता निकाल लिया जाए। जब आइन में लिखा हुआ है कि 2/3 अक्सरियत से पहले तो सूबा डिमांड करे, फिर मरकज में आईनी तरमीम होगी। अब इस पे घुमसान का रन पड़ेगा। देखें, पहले नहरों के ऊपर भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का एक प्रेशर बना था पीपल्स पार्टी के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी ने खुद बनवाया था कि कौम परस्तों को खड़ा किया था। तो हर 2 सूरतों में पीपल्स पार्टी तो नहीं चाह रही थी कि नहरें बने। अब पीपल्स पार्टी के सरबराह ने समझा कि पंजाब जाके, लाहौर में जाके मैं ये कहूं कि आप जो सराइकी सूबा है, जो जनूबी पंजाब है, उसको बना दें और जो इत्तफाक है उसको कर लें। तो ऐसे तो होगा नहीं ना। वो तो होगा तब जब सारे इत्तफाक के राय से होंगे। आप सिंध की तकसीम पे कहते हैं कि ये गद्दारी है, तो पंजाब के ऊपर फिर क्या मसला है? हाँ, इंतजामी तौर पे एक ओवरऑल इत्तफाक की राय हो जाए, और जो कि सियासतदानों को तय करना है सबसे पहले। फिर तो बात हो सकती है ना कि जी सूबाई असम्बलियां भी तैयार हों। आप पंजाब के समझे कि 4 सूबे बनाना चाहते हैं, तो फिर सिंध और बलूचिस्तान और केपी पे सब पे बात आएगी ना। ऐसे नहीं हो सकता कि जी मेरी ख्वाहिश जनूबी पंजाब की तो है लेकिन सिंध की नहीं है। तो इतने बड़ी पार्टी के सरबराह को सोच के बात करनी चाहिए कि मैं एक मैसेज दे के आया हूं ताकि मेरी पार्टी जो जनूबी पंजाब में कुछ वोट बैंक रखती है वो बच जाए, और बाकी सिंध के अंदर मैं सिंधु देश की बात करूं कि सिंध को हम, सिंधु देश से मुराद मेरी कतन कोई अलग मुल्क नहीं है, कि सिंधु को वो कहते हैं, सिंध को सिंधु भी बोलते हैं ना, ये तकसीम नहीं होने देंगे दरिया को किसी सूरत में, बिल्कुल ना होने दे। इसके ऊपर अगर बात करनी है, जैसे एनएफसी पे आया, बिलावल भुट्टो ने खुद पब्लिक किया उस ट्वीट को कि जी इसके ऊपर बात हो रही है कि एनएफसी पे शेयर कुछ चेंज किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बात की, एनएफसी की एक मीटिंग हो चुकी है। तो ठीक है, प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बातचीत को जारी रखना चाहिए। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे सियासी गुफ्तगू कर रहे थे, आज तरीन सूरत हाल शेयर कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात मौसम के हवाले से कर लेते हैं। बलूचिस्तान के मगरबी और जनूब मगरबी इलाकों में बारिशों की कमी मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और
खुश्क साली की सूरत हाल में मजीद शिद्दत आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की प्री अलर्ट एडवाइजरी के मुताबिक मुतासरा अजला में कोयटा, चागी, गवादर, केच, खारान, मस्तोंग, नौशकी, पशीन, पंजगोर, कला अब्दुल्ला और वाशिक शामिल हैं। मुतासरा इलाकों में फरवरी 2026 तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा और बारिश मामूल से कम होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब बात करें एशियाई तरक्याती बैंक की, तो उसने इंकशाफ किया है कि 80% से ज़्यादा आबादी को महफूज पीने के पानी तक रसाई भी हासिल नहीं है और अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान को अगले 10 सालों में पानी के शोबे के मजमूई गवर्नेंस के लिए 35 से 42 बिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी और पाकिस्तान एक बढ़ती हुई पानी की सिक्योरिटी हंगामी सूरत हाल का सामना कर रहा है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और के लिए डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? जी थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइएगा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, ये रिपोर्ट पाकिस्तान और हमारे लिए कितनी अलार्मिंग है? जी बिल्कुल, ये कोई आज की रिपोर्ट नहीं है। हमारे पास 2021 से लेके अब तक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी, वर्ल्ड बैंक की भी, और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का जो GDP है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से 18 से 20% जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा। और हम किसी टाइम पे वाटर सरप्लस कंट्री थे, हमारे पास इतना पानी था, लेकिन अब हम वाटर स्कार्स कंट्री बन गए हैं, यानी कि पानी के ज़खायर इतने शदीद कम हो गए हैं कि कहत साली आम होती जा रही है, जैसा कि अभी हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं और इलाकों में देख रहे हैं। तो एक तशवीशनाक बात है हमारे मुल्क के लिए कि अभी भी इतनी रिपोर्ट्स के बावजूद, इतनी रिसर्च और डेटा के बावजूद हमारे मुल्क में क्लाइमेट गवर्नेंस उस तरह से इम्प्रूव नहीं हुई कि इसको इमरजेंसी के तौर पे जो है वो हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है कोई क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान्स पे ना बना पा रहे हैं, ना इन्फोर्स कर पा रहे हैं, और ना इंटरनेशनल फाइनेंस हमारे पास उस तरह से आ रहा है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कोई हमारी स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बिल्कुल हमारे लिए जो है ये ऐसी बात है कि इमरजेंसी की सिचुएशन है, और जैसे जैसे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज बढ़ रही हैं तो इसके इम्पैक्ट्स जो है वो हमारे मुल्क को मजीद अफेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब वजह क्या है? अलार्मिंग सिचुएशन है, आप कह रही हैं कि रिपोर्ट पहली बार नहीं आई और इस हवाले से हमें खुद भी पता है कि क्या हो रहा है, और 80% से ज़्यादा जो आबादी है ये रिपोर्ट बताती है कि मजमूई तौर पर वहाँ ये जो पानी का मसला है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो पानी तक हासिल रसाई भी अभी तक ऑलरेडी हासिल नहीं है और आगे चलकर सिचुएशन वर्स हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि ये जो एक हंगामी सिक्योरिटी सूरत हाल है पानी के हवाले से, इसको फेस करने के लिए क्या हम तैयार नहीं है? हम इसके लिए काम करते क्यों नहीं? जिस तरह से आपने कहा कि क्लाइमेट गवर्नेंस पे काम हुआ ही नहीं है कभी। देखिए मसला ये है कि बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री क्लाइमेट चेंज में एक तो हमारा उतना इख्तियार नहीं था इस पर, ये हमने किया नहीं, लेकिन उसके लिए वसाइल भी नहीं थे, लेकिन जो वसाइल मौजूद थे हमने शायद उसको भी उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे ख़ास तौर पे 2023 के बाद से जो आपका जो सर्दियों का पीरियड है उसमें बारिशों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कम हो गया है और इसलिए कहत साली आम होती जा रही है। बारिश बलूचिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और बहीरा अरब में मौजूद नमी की वजह से वो सिलसिला बारिशों का सर्दियों में उस तरफ जाता है, लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे हम देख रहे हैं नहीं जा रहा। और अभी भी जो प्रेडिक्शन है मिड दिसंबर के बाद वो यही है कि बारिशें मामूल से, नॉर्मल से ज़रा कम होंगी, हो एक्सपेक्टेड है लेकिन कम होगी, और इसकी वजह से जो वहाँ पे एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट हो रहा है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर हैं वो बहुत जल्दी जल्दी श्रिंक हो रहे हैं। और ये सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, आप अगर बात करें ईरान साइड की तो तेहरान से दारुल खिलाफा मूव करने की बात कर दी हुकूमत ने, क्योंकि वहाँ पे भी पानी के ज़खायर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं और कहत साली बढ़ रही है, तो ये पूरे खित्ते में इशू बन रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब तेहरान में तो ये एडवाइजरी भी थी कि अगर वहाँ बारिश ना हुई तो उस इलाके को, उस शहर को खाली करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो क्या यही वजह है कि बारिशें कम हो रही हैं जिसकी वजह से यह सूरत हाल बनी है, या यहाँ वाटर स्ट्रीम्स जो पहले से मौजूद थी उनका बहाव दीगर सूबों से होता हुआ जो आ रहा है? बारिशों का पैटर्न चेंज है, लेकिन उसके अलावा हमारी कुछ अपनी भी मिस गवर्नेंस और तरजीहात का मसला है कि हमने शायद पानी का जो सेक्टर है बलूचिस्तान साइड पे उस पे इन्वेस्टमेंट उस तरह से हमने नहीं लगाई, और दूसरा ये कि कार्य सिस्टम था वहाँ पे उसकी मैनेजमेंट नहीं की। फिर वहाँ रोतकोई का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हिल टॉरेंट से जो पानी आता है वो ज़ाया हो जाता है क्योंकि वहाँ चेक डैम, स्टोरेज डैम्स हम लोगों ने बनाए हुए नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे जो नेचर बेस्ड
सोल्यूशंस हैं, जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, जो सदियों से प्रैक्टिस करती आ रही हैं, वो भी अब जो है ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इस वजह से, पानी की कमी की वजह से वो कम्युनिटीज़ भी वहाँ से उन शहरों की तरफ मूव कर रही हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद है। जैसे कोयटा पे प्रेशर अब ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन हमारे मिस गवर्नेंस के भी इश्यूज़ हैं जो हमने इसको तरजीह नहीं दी। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से भी बलूचिस्तान का जिक्र हो रहा है, बलूचिस्तान के साथ साथ अगर पंजाब में भी देखें तो जहां 100 फीट पर पानी निकल आता था वहां 150-200 फीट तक की बोरिंग से पानी निकल रहा है, यानी कि पूरे पाकिस्तान को शदीद बहरान का खदशा है और इतनी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। काम करना इस सूरत हाल में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और आगे तो 23% ज़्यादा अगले साल मानसून बारिशों की पेशगोई ऑलरेडी कर दी गई है, तो ये सारे बहरान ही बहरान है, निपटने का तरीकाकार क्या है? देखिए, पाकिस्तान में दो ही एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है कि या कहत साली हीट वेव्स आती हैं, इतना ड्राई स्पेल रहता है कि आपके पानी के ज़खायर सूख जाते हैं और पानी हमारे पास होता नहीं है। दूसरा एक्सट्रीम है कि इतना पानी आ जाता है कि सैलाबी सूरत हाल बनती है और उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास मौजूद नहीं है, गवर्नेंस स्ट्रैटेजीज नहीं है। तो ये हमें इस चीज़ को देखना है कि क्लाइमेट वाटर लेड अडेप्टेशन, जो कि कम्युनिटी सेंट्रिक हो। मिसाल के तौर पर आपके जो अभी आप बात करिए 100 फुट भी करें, कहीं पर 200 फुट तक भी करे तो पानी नहीं निकलता, क्योंकि शहरी आबादी बेहंगम तौर पे जो है वो बढ़ रही है। शहरों में, देहातों में कोई आपकी लैंड यूज प्लानिंग नहीं है, कोई उस पर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं है, पानी का ज़िया आम होता है, लोगों में आगाही उस तरह से मुहिम नहीं चलाई जाती। वाटर इमरजेंसी का निफाज जब ड्राई स्पेल होता है तो होना चाहिए ताकि लोग उसको कम इस्तेमाल करें उस रिसोर्स को और इसको अहमियत दे। तो मेरे ख्याल से ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने शहरों में खास तौर पे, और इसी तरह से अपने लोकल लेवल पे जो है हमें कम्युनिटीज़ को इंगेज करने की ज़रूरत है, ताकि वो, और ख़ास तौर पे जंगलात और बफर जोन्स बढ़ाए जाए। जहाँ जंगलात मौजूद होते हैं, बफर जोन्स होते हैं, ग्रीन बफर जोन्स, वहाँ पे अपना भी माइक्रो क्लाइमेट होता है और मौसम बेहतर होने की वजह से हीट वेव जैसे मामलात नहीं होते। अभी सिर्फ ग्रे और कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर फैल रहा है, आपकी ग्रीन जो है वो एरियाज वो श्रिंक होते जा रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर मौजूद। तो डॉक्टर साहब, हुकूमती सतह पर तो आपने बताया कि क्या करना चाहिए, लोकल सतह पर भी बताया, इंडिविजुअल लेवल पर क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे हमें एज ए ह्यूमन बीइंग भी और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से पानी का ज़्यादा लिमिट करना चाहिए। एक घर में अगर 2 से 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप पाइप से ही उस गाड़ियों की धुलाई करें या सहन धोएं जब ड्राई स्पेल चल रहा है, और पानी को जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल लेवल पर भी। दूसरी बात ये कि जहाँ पे पानी के रिसोर्सेज श्रिंक हो रहे हैं, आपके जो दरिया मौजूद हैं या जो कैनाल सिस्टम्स हैं, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस चीज़ पे थोड़ी जो प्राइसिंग है, वाटर प्राइसिंग आबियाना सिस्टम, उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज होने की ज़रूरत है। और इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ पे भी बजाय हम टैक्सेशन पे टैक्सेशन लगाते जाए, मेरे ख्याल से उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कितना पानी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रीयूज़ करने पे इंसेंटिव होना चाहिए। बेशक वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में इंसेंटिव गवर्नमेंट नहीं दे सकती, लेकिन नॉन फाइनेंशियल दे सकती, ताकि इंडस्ट्रीज भी उस तरफ आए कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल और रीयूज़ कर सके। तो ये अभी हम लोग इस बारे में सोच नहीं रहे ज़्यादा हमारी। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात, सूबों में जो वाटर अपॉर्चनमेंट एकॉर्ड है जिससे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो बात तो ठीक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहाँ है कि जिन सूबों को पानी दिया जा रहा है उस पानी का इस्तेमाल वो किस तरह से कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट होकर, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद। डेफिनेटली हुकूमती सतह पर जो काम हो रहा है, इनफरादी सतह पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आगे चलकर पानी का बहरान पैदा हो सकता है, हम अभी से एहतियात करें। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान से रवा सीज़न किन्नू की बरामदगी का आगाज़ हो चुका है और 1 दिसंबर से अब तक 6000 टन किन्नू जो हैं वो मिडल ईस्ट, श्रीलंका और फिलीपींस भेजे जा चुके हैं। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन ने रवा सीज़न के लिए 3 लाख टन का हदफ मुकर्रर किया है, जिसके पूरा होने पर $110 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान है। गुज़िश्ता सीजन में पाकिस्तान से 2.5 लाख टन किन्नू बरामद किया गया था, जिससे $95 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल हुआ था। इस पर हमने बात करनी है। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वहीद अहमद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे हमें सरगोदा से ज्वाइन कर रहे हैं, नफासत हसनैन। वही साहब से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नफासत, आपकी तरफ आते हैं। आप बताइएगा, सीजन स्टार्ट हो गया है किन्नू का, और क्या इस बार बताया जा रहा है कितनी बरामदात होंगी और कितना ज़र मुबादला कमाया जाएगा?
जी बिल्कुल, सरगोदा को जो है वो सिट्रस, लैंड ऑफ सिट्रस कहा जाता है। यहाँ पर सिट्रस की वैसे तो कई सारी वैरायटीज जो है वो उगाई गई हैं, लेकिन किन्नू जो है वो सरगोदा का सबसे मशहूर हुआ है और इसी किन्नू की शोहरत की वजह से ही सरगोदा को पाकिस्तान का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो 3.5 लाख से ज़ायद एकड़ पर किन्नू के बागात उगाए गए हैं, जहाँ से हर साल हज़ारों टन किन्नू पैदा होता है, जो ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क इस्तेमाल किया जाता है बल्कि बैरून मुल्क भी इसको बड़े शौक से खाया जाता है और इसकी बड़ी डिमांड है। ये जो सरगोदा का किन्नू है, इसकी शोहरत की खास वजह एक तो फल का साइज़ है, इसके अलावा इसमें जूस की क्वांटिटी है और इसका जो जायका है खट्टा मीठा सा होता है और जो सर्दियां हैं इसकी नरम गरम धूप में बैठकर खाने का जो है वो मज़ा ही अलग होता है। तो इस साल भी किन्नू पककर तैयार हो चुका है, किन्नू की तुड़ाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और हुकूमत की तरफ से इस साल 3 लाख से ज़ायद टन जो है वो एक्सपोर्ट का टारगेट मुकर्रर किया गया है। ये जो किन्नू है सरगोदा का, ये जो है वो सेंट्रल एशिया की रियासतों को जाता है, रशिया जाता है, मिडल ईस्ट की तरफ जाता है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज को भी भिजवाया जाता है, जहाँ पर इसे बड़े शौक से खाया जाता है। और एक जो ख़ास बात सरगोदा के किन्नू के हवाले से है कि किन्नू यहाँ पर सरगोदा में जिनके रिश्तेदार दूसरे शहरों में या दूसरे ममालिक में रहते हैं, वो यहाँ के बासियों से खसूसी तौर पर किन्नू की डिमांड करते हैं और जैसे ही सीज़न शुरू होता है तो तोहफे ताइफ का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। सरगोदा ज़िला में तकरीबन 100 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ जो है वो कायम की गई हैं जो कि किन्नू को प्रोसेस करती हैं और इसकी पैकेजिंग के बाद इसको जो है वो बैरून मुल्क भेजा जाता है। और इस वक्त जो है ये फैक्ट्रियाँ तकरीबन सारी ही चल चुकी हैं, किन्नू की प्रोसेसिंग का सिलसिला जारी है और दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है वो 2500 टन की पहली खेप जो है वो यूएई की तरफ भिजवाई गई है और इसके बाद जो है वो एक्सपोर्ट का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। किसानों को एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रही है और एक्सपोर्टर को भी जो है यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है कि पहले जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते किन्नू जो है वो सेंट्रल एशिया की रियासतों को जाता था। इस दफ़ा अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से ये वाला जो है वो रूट बंद हो चुका है, लेकिन इसका मुतबादिल इंतजाम हुकूमत की तरफ से किया गया है और एक खसूसी माल बरदार गाड़ी जो है वो चलाई गई है जो सरगोदा से किन्नू लेकर ईरान के शहर जायदान जाएगी और वहाँ से ये जो है वो सेंट्रल एशियन रियासतों की तरफ जो है वो भिजवाया जाएगा। अगरचे कुछ जो है वो फ्रीट के कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन किन्नू जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से ना सिर्फ एक्सपोर्टर्स पूरे उम्मीद हैं बल्कि किसान भी जो है वो पूरे उम्मीद हैं और किसान जो है वो इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आते हैं क्योंकि उनकी मेहनत का फल उनको मिलने को तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका। वही साहब, नफासत ने भी कुछ आदाद शुमार शेयर किए हैं और उन्होंने बताया है कि क्या अहदाफ रखे गए हैं। आपके पास क्या अहदाफ हैं और क्या लगता है आपको कितना ज़र मुबादला इससे कमाया जा सकता है? जी, हमारी एक्सपोर्ट पोर्ट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक जो एक्सपोर्ट हो चुकी है वो 6000 मेट्रिक टन, जिसमें फिलीपीन और सीआईएस कंट्री और श्रीलंका और गल्फ के अंदर जा चुका है। और इस साल का जो हमारा टारगेट है 3 लाख मेट्रिक टन है और $110 मिलियन का है। इंशाल्लाह हम इसका अगर कोई स्ट्राइक या कोई इस तरह के हालात खराब नहीं होते पाकिस्तान में या कोई इंटरनेशनली, तो इंशाल्लाह हम इस टारगेट को पूरा करेंगे और क्रॉस भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि रवा साल जो किन्नू की बम्पर क्रॉप है वो कितनी होने का इम्कान है और जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो हम सबके सामने है, इससे क्या कोई इसकी मिठास में भी फर्क पड़ेगा? देखिए जी, किन्नू के अंदर तो ऑलरेडी फर्क पड़ चुका है पिछले 3 सालों से, क्योंकि किन्नू जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है 60 सालों से, तो हमने कोई पैरेलल वैरायटी इंट्रोड्यूस नहीं कराई। हमारी 5 साल पहले जो एक्सपोर्ट होती थी 5.5 से 6 लाख टन होती है और इस साल हम 3 लाख टन पे आ गए, तो आधी से ज्यादा कम एक्सपोर्ट हमारी हो चुकी इस टाइम पे, क्योंकि जो वैरायटी है उसको हमें बदलना पड़ेगा और हमें दूसरी वैरायटी पे काम पड़ेगा। जाहिर बात है जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस पे भी पड़ेगा, मगर इस पे तो हम कह रहे हैं कि न्यू वैरायटीज पे करें। क्लाइमेट चेंज तो खैर पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा, इसलिए कि हमने अभी तक इसका कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया और हमें फ्लड सिस्टम जो हम कर रहे हैं उसको अभी तक हम फ्लड सिस्टम पे ही है और हम डिप इरिगेशन स्प्रिंकल पे नहीं आए। आगे जाके पानी की भी कमी आएगी, मगर हमने कोई भी इसका जो ग्राउंड रियलिटी है
अभी तक हमने कोई इसमें देखा नहीं है हुकूमत की तरफ से, किसी प्रोविंस की तरफ से। अगर होगा भी ड्रिप इरिगेशन तो मुश्किल से पूरे पाकिस्तान में 1% भी हो तो बहुत बड़ी बात है। ये बताइएगा कि हुकूमत को किन्नू की बरामदात बढ़ाने के लिए कलील वस्त और तवील मुद्दती मंसूबा फराहम किया गया है, और नई वैरायटीज मुतारिफ कराना कितना जरूरी है आपके ख्याल से? देखें जी, मैंने आपको बताया कि हमारी एक्सपोर्ट 6 लाख से 3 लाख पे आ गई, और जो सरगोदा बलवाल है उसके अंदर 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां और 4.5 लाख लोगों का रोजगार लगा हुआ है, मगर हर साल वो कम होता जा रहा है। और बात यह है कि हमें न्यू एरिया भी डेवलप करना पड़ेगा, और न्यू वैरायटी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत पंजाब ने इस बजट में 1.5 बिलियन रुपीस जो है सिट्रस के ऊपर रखा है कि न्यू वैरायटीज के ऊपर काम करेंगे वो। तो मुझे उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत अगर ये काम कर लेती है न्यू वैरायटीज पे, और इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर करके जो वैरायटीज पाकिस्तान में फिजिबल हो, इसलिए कि हमने उनको बताया कि आप यूएसए, मोरक्को, टर्की, चाइना से हेल्प ले सकते हैं। वो वैरायटी पाकिस्तान में हम ट्राई कर सकते हैं कौन सी वैरायटी कामयाब हो सकती है, इसलिए कि हमारा सीजन अभी 2 से 3 महीने का रह गया है, मतलब कि इससे ज्यादा हम जो है सीजन नहीं है लंबा हमारा। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो विंडो है एक्सपोर्ट की वो अक्टूबर से लेके मई तक हो। तो मुझे उम्मीद है कि नया एरिया भी बढ़ेगा, और न्यू वैरायटीज अगर नहीं होगी तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल क्लैप्स हो जाएगी, और ऑलरेडी हो चुकी है, तो आगे जाके बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी शेल्फ लाइफ होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारा ट्रांजिट टाइम काफी दूर है, जैसा रशिया 30 से 35 दिन, इसी तरह फिलीपीन और यूके और कनाडा जो मुल्कों में ट्रांजिट टाइम काफी ज्यादा है, तो हमारी क्वालिटी पहुंच नहीं सकती। तो यही वैरायटी पैरेलल अगर हमने पहले से काम किया होता तो ये इंडस्ट्री के ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं आता, मगर अनफॉर्चुनेटली ये इंडस्ट्री आदि जो हम एक्सपोर्ट पे आ चुके हैं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बिल्कुल ही इंडस्ट्री खत्म हो जाए। अच्छा, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा सर, आपने बात की वैरायटीज की, ये बताएं कि एरियाज कौन से हैं जहां क्वालिटी इसकी मजीद बेहतर भी हो सकती है? देखें जी, न्यू वैरायटीज के अंदर हमें जो है ना सिट्रस के अंदर हमें काम करना पड़ेगा, लेमन के ऊपर करना पड़ेगा, ग्रेप फ्रूट में करना पड़ेगा, ऑरेंजेस में करना पड़ेगा। और जब हम मैंड्रीन की बात करते हैं, इजी पीलिंग फ्रूट जिस तरह कीनू है, तो उसके अंदर मैंड्रीन है जिसके अंदर हम जो है 4 से 5 वैरायटीज जो इंटरनेशनली अभी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हनी मैंड्रीन के ऊपर काम करना पड़ेगा, मोरक्को वैरायटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो भी इंटरनेशनली वैरायटीज है उस पर काम करना पड़ेगा। कुछ सिट्रस की भी हमने आपको वैरायटीज बताई है। तो ये जब तक नहीं होगी हमारी इंडस्ट्री आगे फ्लोरिश नहीं कर सकेगी। और मैं समझता हूँ अगर ये काम हम करें, अगर आज 2000 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाला है, अगर हम काम करना शुरू करें तो अगले 5 सालों में जो इंडस्ट्री आज 100 मिलियन डॉलर पे आ गई हो, ये इंडस्ट्री 400 मिलियन तक जा सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है अगर हम फ्रेश और वैल्यू एडेड पे काम करें। तो वही साहब, जिस तरह आपने पहले कहा कि अफगानिस्तान के रास्ते तिजारत बंद है और ईरान के रास्ते तिजारत हो रही है, तो बरामदात कितनी मुतासिर होंगी इससे? देखें जी, अफगानिस्तान में भी हमारी एक्सपोर्ट होती थी और अफगानिस्तान से ट्रांजिट भी हमारी एक्सपोर्ट होती थी सीआईएस कंट्री में। तो उसके अंदर पिछले साल की अगर मैं बात करूं, टोटल अफगानिस्तान और सीआईएस कंट्री में 50,000 टन गया था। तो इस साल पिछले साल से बम्पर क्रॉप भी है, उम्मीद है कि ज्यादा जाएगा, मगर अब ईरान के थ्रू जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर तो बंद हो गया है। तो अगर हम ईरान के थ्रू जाएंगे तो हमारी जो है कॉस्ट इंक्रीज होगी, फ्रेट भी इंक्रीज होगा, ऑलरेडी हो चुका है, और उसका ट्रांजिट टाइम भी बढ़ जाएगा। मगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर खुलता है तो एक अच्छी बात है, मगर अगर नहीं होता तो फिर ईरान वाया ही हमें रूट करना पड़ेगा। लेट्स सी कि अभी तक तो एक अच्छी एक्सपोर्ट हो रही है, मुझे उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से अगर स्मूथ सिस्टम रहेगा हमारी हुकूमत की तरफ से, हमें फैसिलिटेट करेंगे और कर भी रहे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो सीआईएस कंट्री में जो पिछले साल हमने 50,000 किया है, इस साल 70,000 से लेके 1 लाख टन तक हमारा टारगेट है इंशाल्लाह। अच्छा सर, जब मौसमियाती तब्दीलियों का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो ही इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें जी, मैं यही कहूंगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो आपके पास लोग वोट के लिए आते हैं,
तो आप जो आपके MNA, आपके जो MPs हैं, उनको कहें कि कहाँ हमारे सिट्रस के ऊपर जो 1.5 बिलियन रुपीस जो पंजाब हुकूमत ने निकाले हैं तो उसके ऊपर लगाएं। और मैं यही बात करूंगा अपने किसानों के लिए कि जब तक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, हमारा सर्वाइवल जो होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आज पाकिस्तान को वो क्लाइमेट चेंज है और आपके सामने ही है। हर साल जो है जो चीजें बढ़ती जा रही हैं। अगर 2013 से देखें सैलाब आना शुरू हुए और अभी तक चीजों स्पीड में चली गई है। और अगर आप हाल ही में देखेंगे टमाटर की भी प्राइसें इंक्रीज हुई थी, इसी तरह आलू की भी हुई थी और अदर वेजिटेबल्स की भी हुई थी। तो मेरा यही है मैसेज कि अपना गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, हील को बेटर करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आप सक्सेस होंगे। वरना मुझे पाकिस्तान के अंदर जो है आगे जो है फूड सिक्योरिटी बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल के अलावा जो हमारी दूसरी अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके अंदर भी मुझे डिक्लाइन ही नजर आ। बिल्कुल वही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और देखिए मौसमियाती तब्दीलियाँ कहाँ कहाँ असरअंदाज हो रही हैं। ये सिर्फ स्मॉग और सैलाब की हदों तक महदूद नहीं है, इसका असर हमारी बरामदात पर भी आ रहा है, हमारे काश्तकार भाइयों पर भी आ रहा है, जिनको अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडेप्ट करनी पड़ेंगी और काश्तकारी का जो एक तरीक़ाकार है, रिवायती तरीका है, उसको भी बदलना पड़ेगा। बल्कि ज़मीन पर भी असर हो रहा है मौसमियाती तब्दीलियों का, तो ज़मीन के लिए भी जो है बेहतर खाद मुहैया करनी पड़ेगी। तो ये सारा स्ट्रक्चर है जिसको ये मुतासर कर रही हैं। इसके लिए पॉलिसीज़ भी तब्दील करना होगी, जिसको जल्द अज जल्द कर लेना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर, एक खास मुलाकात आपसे करवानी है। पाकिस्तानी खातून ऑफिसर ज़िले हुम्मा ने विमेन चेंजिंग वर्ल्ड अवार्ड्स में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए हैं और पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया है। ज़िले हुम्मा क्लाइमेट एक्सीलेंस अचीवमेंट, इंटीग्रिटी आइकॉन समेत कई एजाज़ात पहले भी हासिल कर चुके हैं। और पाकिस्तान की खातून सरकारी ऑफिसर जो ज़िले हुमा हैं, उन्होंने विमेन चेंजिंग द वर्ल्ड के एशिया 2025 अवार्ड्स में ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी की कैटेगरीज में सिल्वर और ब्रॉन्ज अवार्ड भी जीत लिया है। ये अवार्ड्स पायदारी, इंसानी हमदर्दी के काम, क़यादत, मुशावरत, तालीम, सेहत और इख्तराकारी जैसे शोबों में शानदार कामयाबी हासिल करने वाली ख़वातीन की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें दिए जाते हैं। और ज़िले हुआ ने 12 साल सरकारी मुलाजमत के दौरान मौसमियाती तब्दीली, इंसानी हकूक़ और आला तालीम के शोबों में अहम किरदार अदा किया है। इससे कबल वबाई अमराज के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, बरतानिया के तलबा और मुहक्किकीन के साथ वर्ल्ड फर्स्ट ऑक्सफोर्ड कोविड-19 ट्रैकर तैयार करने के लिए हुमा के रज़ाकाराना काम का भी एतराफ़ किया गया है। उनकी कोशिशों को इससे कबल मुतादिद कौमी और बैनुल कौमी सतह पर सराहा गया है, जिनमें क्लाइमेट एक्सीलेंस अवार्ड है 2025 का, अचीवमेंट अवार्ड है 2025 का, इंटीग्रिटी आइकॉन अवार्ड है 2021 का और आगाही अवार्ड है 2018 का। ये तमाम अवार्ड शामिल है। वो ब्रिटिश काउंसिल यूके एलुमनाई अवार्ड के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी हैं। मजीद उनकी कामयाबियों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो इतने सारे अवार्ड्स और उसकी इतनी सारी मुबारकबाद हमारी तरफ से। हाँ, और अभी भी मुझे ये लगता है कि इसमें से बहुत सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसिंग होगी डेफिनेटली, वो हम आपसे पूछेंगे। आपके हर अवार्ड के पीछे, जिस तरह से अभी हम पहले बात कर रहे थे ऑन एयर आने से पहले, कि एक स्टोरी है, हर अवार्ड की एक अपनी कहानी है। आप बताएंगी किस तरीके से आपने ये अपना सफ़र शुरू किया और किस तरह से अभी इस मकाम तक आप पहुँची? बिल्कुल, अगर मैं सिविल सर्विसेज के कैरियर से स्टार्ट करूं, पहले ज़ाहिर स्टूडेंट लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैंने क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री से अपनी सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया था और ये आज से 10 साल पहले की बात है। अभी आप जिस तरह अभी भी सेगमेंट दिखा रहे थे, बहुत सारे लोग क्लाइमेट चेंज और उसकी बात तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी इसको हाईलाइट किया जा रहा है और इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो जब मैंने 10 साल पहले ज्वाइन किया था तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारी यूथ बहुत एनर्जेटिक है, उन्हें अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो दे प्ले देयर रोल। तो मैंने सबसे पहले यूथ के लिए एक्टिविटीज़, इनिशिएटिव्स लिए। मतलब उस टाइम पे हमारी एक कैंपेन थी, घर घर एक शजर, जिसमें हमने 100 इन्वायरमेंटल स्टूडेंट्स जो डिपार्टमेंट्स के थे उनको शामिल किया। वो इस्लामाबाद में 10,000 घरों में गए, उन्होंने वहाँ पे पौधे लगाए और जिससे ये हुआ कि एक तो ज़ाहिर है कि आपकी यूथ की इंगेजमेंट हो गई, आपने 10,000 पौधे लगा दिए, और जो घर हाउस होल्ड्स थे उनके लिए भी एक अवेयरनेस मैसेज था। तो इस तरह की बहुत सारी उस टाइम पे एक्टिविटीज़ की।
और अभी रिसेंटली जैसे कि मैं अभी आई एम द डिप्टी सेक्रेटरी एट गवर्नर हाउस, तो हमने यहाँ से एक इनिशिएटिव लिया क्लाइमेट चेंज डिग्री प्रोग्राम्स का, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपकी यूथ ही वो है जिन्हें आपने ना सिर्फ नॉलेज देना है बल्कि आपने उसको इस फील्ड का एक्सपर्ट बनाना है, ताकि कल को वो जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है और अडेप्टेशन में अपना काम कर सकें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर इस चीज़ की आगाही की ज़रूरत है, जिसके लिए जो आपके डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो काबिल सताइश हैं। इसके साथ बताएं आपकी गाइडिंग लाइट क्या थी, क्योंकि शुरू में तो हर जो तालिब इल्म होता है वो कामयाबी की जानिब जा रहा होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें जो है ट्रेंडिंग है उस जानिब हो जाए, लेकिन फिर उसका बाकायदा एक जो तब्दीली है, क्लाइमेट की तब्दीली, उसकी तरफ रुख हो जाना और फिर इतने सारे अवार्ड्स जीत लेना, फिर ऑक्सफोर्ड पहुंच जाना, स्कॉलरशिप्स हिट करना, तो ये कैसे हुआ? आपकी गाइडिंग लाइट क्या थी? टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो मैंने तो अपनी जो स्टडीज़ है बिल्कुल एक छोटी सी जगह से सैयदन शाह ज़िला चकवाल में एक जगह है वहाँ पे हासिल की है। वहाँ से मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जाना तो इट्स अ मैसेज इटसेल्फ फॉर ऑल पीपल के समटाइम्स स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन आप कोशिश करें तो पहुँच जाते हैं। तो जहाँ तक गाइडिंग वो है सफ़र है, आई एम द फर्स्ट वन इन माई फैमिली एज वेल कि जिन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की है। तो उसके बाद ज्वाइन करने के बाद ज़ाहिर है कि क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो आई फाउंड इट नॉट ओनली वेरी इंटरेस्टिंग बट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं किसी बड़ी मिनिस्ट्री में जाएं या उस तरह से प्रेफर करते हैं जहाँ पे ज़्यादा वो हो, लेकिन मुझे ये लगा कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो क्लाइमेट चेंज का जर्नी तो मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसको मैं साथ लेके चलती आ रही हूँ जहाँ पे भी मैं रही। तो और वैसे आपका ऑक्सफोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत सारे लोग बहुत यानी खासकर तालिब इल्म जो है वो बहुत रोमांटिसाइज करते हैं ऑक्सफोर्ड में जो एक्सपीरियंसेस हैं। ऑक्सफोर्ड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, टू बी ऑनेस्ट। 1 साल था, मतलब ऑक्सफोर्ड इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ वो आपकी क्लासरूम लेवल पे लर्निंग है, वो तो इटसेल्फ होल उसकी जो इन्वायरमेंट है एक अपॉर्चुनिटी है। देयर आर सो मैनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, वो आपके अपने ऊपर है कि आप उसको कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे वहाँ का भी आपका कारनामे और भी हैं, जो एक आर्टिकल 360 जब हुआ था इम्पोज, उसके बाद भी आपने वहाँ पर भी कुछ काम किया था, वो बताएं। बिल्कुल, जब मैं वहाँ पे पढ़ रही थी उस टाइम पे ही 2019 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया था। तो उस टाइम पे मैं उधर थी और मुझे लगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अगर एक मैसेज आए तो उसका एक बड़ी इंपॉर्टेंस है और उसको दुनिया सुनती है। तो कंसिडरिंग दिस थिंग मैंने जो है वहाँ से स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ किया, मैंने टीचर्स जो हमारे प्रोफेसर्स थे उनको मोबिलाइज़ किया। वहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट तैयार की जो उन स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स से हमने वो साइन करवाई, जिसमें हमने हाईलाइट किया कि किस तरह कश्मीरियों के हकूक़ को जो है पामाल किया जा रहा है। तो वो मैंने यूके में तमाम एमपीज़ को भेजी वहाँ पे वो स्टेटमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की उसके उधर से, और उसके रिजल्ट में मुझे ऑक्सफोर्ड की सिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर एड्रेस के लिए बुलाया गया। वहाँ पे मैंने अपने एड्रेस में जो है तमाम चीज़ें हाईलाइट की, क्योंकि उस टाइम पे कोई बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया था कश्मीर को, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, वहाँ पे किसी को नहीं पता था अंदर ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है। तो मैंने वो तमाम चीज़ें जो फिगर्स थे वहाँ पे सिटी काउंसिल में अपने एड्रेस में बताई, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिससे वहाँ की जो एमपी थी उनके लिए ये मैंडेटरी हो गया था कि वो हाउस ऑफ कॉमन में इस इशू को रेज करें। जबरदस्त। आपने, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि एक जो सरकारी इदारे का कोई भी अफसर होता है उसकी सोच मुख्तलिफ होती है, आपने एक मुख्तलिफ सोच अपनाई जो कि एक आम आदमी के लिए बेहतरी की सोच थी। इतना मुनफरिद और मुख्तलिफ आपने सोचा, तो इनफरादी तौर पर इस तरह के इक़दाम करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? मेरे ख्याल में चाहे आप सरकारी अफसर हैं या आप कहीं बाहर जाते हैं, आप अपने मुल्क के लिए एम्बेसडर होते हैं। बिल्कुल। तो आपका ये काम होता है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे अपने मुल्क के लिए आप पॉजिटिव काम करें और इमेज उसका हाईलाइट करें, मतलब पॉजिटिवली उसको हाईलाइट करें। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश हुई है जहाँ भी रहूँ, चाहे मैं पाकिस्तान को पर्सनली लेवल पे कहीं पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, चाहे ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो मेरी ये कोशिश होती है कि वहाँ पे इस तरह के इनिशिएटिव्स और वो चीज़ें की जाएं जहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज हो और बल्कि पाकिस्तानी ख़वातीन का पॉजिटिव इमेज हो। बिलाशुबा आप हमारा एक पॉजिटिव इमेज ही हैं। तो हमें बताइएगा कि डिग्री प्रोग्राम शुरू कर लिया, ऑक्सफोर्ड में रिप्रेजेंटेशन हो गई, दीगर अवार्ड्स हासिल कर लिए, व्हाट नेक्स्ट फॉर हुमा? आई थिंक मैं तो पर्सनली इसी चीज़ पे चलती हूँ कि जहाँ पे भी मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे भी जा रही हूँ, लाइक ज़ाहिर है कि इट डिपेंड्स कि मेरी
पोस्टिंग्स अगली क्या आती हैं, क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जाहिर है कि मैं हमेशा इसी उसके साथ रही हूँ कि कुछ डिफरेंट करूँ, एक रूटीन मैटर्स उससे हट के चीज़ हो जिससे पाकिस्तान को, लोगों को, सबको फ़ायदा हो। ज़बरदस्त। और इसी सोच के साथ आप चलेंगी तो आप जहाँ भी जाएंगी वहाँ आप वाकई यही काम करेंगी कि बेहतरी के लिए कुछ काम करेंगे। अच्छा, हम मौसमियाती तब्दीलियों को ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस पर अभी आपने खुद भी बात की। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी मज़ीद भी चैलेंजेस हैं। आपको क्या लगता है इस पर काबू पाने के लिए हमें कौन सा जो रोड मैप है वो अपनाना पड़ेगा, ताकि इट्स नेवर टू लेट? अगर हमें अभी लग रहा है कि ये बहुत ताख़ीर कर दिया हमने, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है, तो किस तरीके से सूरत हाल को बेहतरी की तरफ हम लेकर जा सकते हैं? इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज जो प्रॉब्लम है वो 3 लेवल पे आपको डील करने की ज़रूरत है। एक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है, उसको समझा जाता है, और गवर्नमेंट लेवल पे मेरे ख्याल में बहुत अवेयरनेस और ये फोकस अब है। जिस तरह हम देखें कि बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू किए गए, डिग्री प्रोग्राम्स का आपको हमने बता दिया जो हमारे अंडर था, हमने वहाँ से स्टार्ट किया। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट में भी आप देखें तो डिमार्केशन ऑफ ग्रीन एंड ग्रे एरियाज़ किए गए हैं, आपकी इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, स्मोक के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है जो कि यूथ फोकस्ड है। आपके फेडरल बजट में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बजट रखा गया है, तो वो चीज़ें हो रही हैं। जाहिर है कि उसके इम्पैक्ट्स या असरात देखने में इन प्रोजेक्ट्स के आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर वो शुरू किए जा रहे हैं तो। लेकिन दूसरा लेवल ये है कि एक आम आदमी के लिए जाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको अगर डंडा देगी तो तभी आपने अपना जो है बिहेवियर ठीक करना है। मतलब जिस तरह अगर आपकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है, गवर्नमेंट है तो वो सर्टिफिकेशन का शुरू कर दिया है, लेकिन आप पर्सनल लेवल पे भी तो आप खुद भी देखिए कि आपकी अगर गाड़ी इस तरह की एमिशंस कर रही है कार्बन, तो आप उसको ठीक करवाएं। इसी तरह डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि पानी को हम बहुत वेस्ट करते हैं घर में, एक छोटी सी चीज़ है, कोई बड़े काम भी उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो आप उस तरह के छोटी चीज़ें, इनिशिएटिव जो हर शहरी की जिम्मेदारी है वो आपको भी करने की ज़रूरत है। और तीसरा इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है उसमें 1% से भी लेस है। ये बेसिकली तो हिस्टोरिकल एक मिस्टेक्स है रिच कंट्रीज़ के, जिनका अनसस्टेनेबल पूरा वो प्रोसेस था डेवलपमेंट का, जिन्होंने कार्बन एमिशंस किए, और आज हम सब उसको देख रहे हैं। तो ये अब डेवलप कंट्रीज़ को भी ये देखने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें 2 हमारे फंड्स बन गए, ग्रीन क्लाइमेट फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। लेकिन ग्रीन क्लाइमेट फंड में भी उतनी अमाउंट अभी तक नहीं दी जा रही जितनी प्रॉमिस की गई थी, कमिटेड थी। तो वो जाहिर है कि डेवलप कंट्रीज को उन्हें ये देखना चाहिए, दे शुड कंपेंसेट फॉर दैट। इसी तरह लॉस एंड डैमेज फंड है कि उसका मकसद ये था कि जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं उस फंड के थ्रू उनकी हेल्प की जाए, लेकिन उसकी भी अभी ऑपरेशनलाइजेशन या उसमें जो रिक्वायर्ड फंडिंग है वो अभी पूरी नहीं हो सकी। तो वो इसका थर्ड पहलू, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक मुल्क है उसकी नहीं है, बल्कि कुछ मुल्कों की तो ज़्यादा है जिनका हिस्टोरिकली जिनकी मिस्टेक्स थी, जिनकी पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा है, तो वो दे नीड टू रिले रोल। और ताकि जो है हम प्लानट हम सब का है, आज अगर पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है तो बाकी कंट्री भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मुतासिर होंगे, तो हमने सब ने मिलकर इसको बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और ज़रूरी है आप जो बातें कर रही हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। हम इंतज़ार करें कि डेवलप कंट्रीज़ कब अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें और कब हम इन चीज़ों पर अमल दरामद करना शुरू करें, क्योंकि इंतज़ार में और भी वक्त ज़ाया हो जाएगा और ये जो चीज़ें हमारी सेहतों पर असरअंदाज हो रही हैं ये होती रहेंगी। हम अभी भी देखें तो हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त 2 मुतासिर ख़वातीन मौजूद हैं स्मॉग से, तो इन चीज़ों पर काबू पाने की बहुत ज़रूरत है और उसमें जिले उमा जैसी ऑफिसर्स अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो वी थैंक हर फॉर दैट। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार HBL PSL का शानदार रोड शो क्रिकेट के तारीखी घर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट का वकार दुनिया भर में मजीद बुलंद किया है, बल्कि दुनिया को यह भी बावर करवाया है कि PSL आलमी मयार की बेहतरीन लीग्स में शुमार होती है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस मौके पर PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने के आज़म का इजहार किया, जबकि तकरीब में वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, हारिस रऊफ समेत मारूफ क्रिकेटर्स की शिरकत ने महफिल को यादगार बना दिया। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बड़े माली बहरान से दो चार है, जहां T20 वर्ल्ड कप से कबल जियो स्टार की जानिब से मुआहिदा खत्म करने के मुतालबे ने ICC के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक
ब्रॉडकास्टर जियो स्टार ने 2024 से 2027 तक $3 बिलियन के 4 साल मुआहिदा किया था, जिसे अब 2 साल में ही खत्म करने का मुतालबा कर दिया गया। जी हाँ, इसी साल हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। और मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह खैर आपको भी और अली को भी। मिर्जा साहब, सबसे पहले तो लॉर्ड्स जैसे तारीखी मकाम पर PSL रोड शो मुनाकिद होना, इसको कैसे देखते हैं आप? किस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट का जो आलमी इमेज है उसको मजबूत करता है ये? देखिए ना, 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ और मैंने इसकी तमाम की तमाम 10 सुपर लीग कवर की हैं PSL की। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान को से बाहर इसको लेकर गए रोड शो के लिए। गालिबन उसकी वजह ये भी है कि एक तो दुनिया को दिखाना है कि PSL जो है वो दुनिया की उन चंद लीग्स में आती है कि जो खिलाड़ियों को भी अट्रैक्ट करती है, व्यूअरशिप को भी अट्रैक्ट करती है और शायकीन क्रिकेट को भी अट्रैक्ट करती है, तो वहां लेकर गए। और फिर उसके अलावा इसका एक और मकसद भी था, क्योंकि आइंदा बरस PSL में माफ कीजिएगा, आइंदा बरस PSL में 2 टीमों का इजाफा हो रहा है, तो शायद जो खरीदार हैं उनको भी इस जानिब अट्रैक्ट करना था, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं और माशाल्लाह से वो वेल ऑफ है। तो गालिबन इसका एक मकसद ये भी था कि उन लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया जाए जो PSL खरीदने में, PSL की कोई फ्रेंचाइज खरीदने में दिलचस्पी रखते हो। तो ये रोड शो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि एक रोड शो इस तरह का भी होना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान में, कराची से खैबर तक, कि पाकिस्तान में भी कराची में रोड शो हो, लाहौर में हो, कोयटा में हो, फैसलाबाद में हो, मुल्तान में हो। इससे पाकिस्तान की सुपर लीग की और अहमियत बढ़ेगी और लोग जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बड़े लोग बड़ी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जो 2 फ्रेंचाइजेस का इजाफा होने जा रहा है और तकरीबन 1.5 अरब रुपए से ज्यादा की वैल्यू उनकी लग रही है और फिर आगे और बढ़ेगी। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन चले देर आयत दुरुस्त आयत। ये खुशाइन बात है कि लॉर्ड्स में, लंदन में लॉर्ड्स का तारीखी मैदान, क्या जबरदस्त मैदान है लॉर्ड्स का, तो वहां पर इस तरह की तकरीब मुनक्किद हुई। मिर्जा साहब, इसके साथ जब ये 2 टीमों की शमूलियत हो गई है, मुल्तान सुल्तान भी अब अवेलेबल नजर आ रही है, तो आपको ये लगता है जो शिकायत पहले से मौजूद थी मालिकान को, उसको एड्रेस किया जा रहा है? अभी जो फीस में भी इजाफा हुआ, मजीद जो है जो खरीदार ढूंढने के लिए पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है ये मुस्बत तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं या इससे कुछ मनफी असरात भी पड़ सकते हैं? देखिए, मुल्तान सुल्तान के तो ओनर तब्दील हो गए ना, अली तरीन, तो कोई और अभी आएगा वो मुल्तान सुल्तान को खरीदेगा। टीम तो उनकी खत्म नहीं हुई है, मुल्तान सुल्तान की 6 टीमों में वो शामिल है, 2 टीमों का और इजाफा होना है। और लोग जो है बड़ी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। पहले तो नाम भी आ गए थे फैसलाबाद और गिलगित के, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद की कि नहीं, अभी कोई नाम शहर का फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो अगर देखा जाए तो उस लिहाज से PSL की जो वैल्यूएशन थी, जो इन्होंने एक कंपनी को, एक फर्म को दी थी कि आप लगाएं अंदाजा कि क्या है, क्योंकि जब PSL शुरू हुई थी 2016 में तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये छोटा सा पौधा एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो अब चूंकि PSL की वैल्यू बढ़ गई है और उस वक्त तो सस्ते में बहुत टीमें बिकी, सबसे सस्ती टीम जो बिकी थी उस वक्त वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की थी, और फिर बाद में जब मुल्तान सुल्तान शामिल हुई तो सबसे महंगी टीम वो कहलाई। तो अगर देखा जाए तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ गई है, एक्शन भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर्स बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, जो खरीदार जिसे कहना चाहिए, जो फ्रेंचाइज को खरीदना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से मोहसिन नकी साहब जिक्र कर रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में भी मैचेस होंगे, डिफरेंट वेन्यूज, क्या इतना रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे इससे? और आपको क्या लगता है कि ये अच्छा फैसला होगा इस तरह से डिफरेंट वेन्यूज पे मैचेस कराने का? देखिए, है ना, मुजफ्फराबाद जो है वहां पर तो बड़ा जबरदस्त स्टेडियम है। वहां मैं गया हूँ, कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस स्टेडियम को अपने अंडर लेना चाह रहा है। और मुजफ्फराबाद में एक 5 स्टार होटल भी है, तो टीमों के रिहाइश के लिए भी मसाइल नहीं होंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है। कश्मीर पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान जो है उसकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है कश्मीर से, और कश्मीर के कई क्रिकेटर्स भी आए हैं PSL में। सलमान इरशाद आया कश्मीर से, जो लाहौर कलंदर से खेला। फिर जो सुफियान मुकीम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनका ताल्लुक भी कश्मीर से है। फिर एक आफाक रहीम हुआ करते थे। तो डिफरेंट प्लेयर्स आए
कश्मीर में क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है, और मैं समझता हूं कि मुजफ्फराबाद का क्रिकेट स्टेडियम अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेता है, उसकी हालत जो थी बड़ी नागुफ्तबे थी। अगर उसमें रेनोवेशन होती है, उसको और ज्यादा एनहांस किया जाता है, तो क्रिकेट का एक अच्छा वेन्यू होगा मुजफ्फराबाद। और उसके अलावा आप देखें कि पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है कि फैसलाबाद में भी पीएसएल के मैचेस होंगे। अभी जब साउथ अफ्रीका की टीम आई तो फैसलाबाद में सारे मैचेस हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है, इसको जितना एक्सटेंड किया जाए, लेकिन पेशावर में भी मैचेस होने चाहिए। पेशावर की जो टीम में पेशावर जल्मी, जिसने 2017 में ये पीएसएल जीती थी, तो उसकी भी एक अपनी वैल्यू है। बिल्कुल मिर्जा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जहां टीमों की शमूलियत हो रही है, उसी तरह से वेन्यूज का भी इजाफा हो रहा है और पीएसएल हमें एक्सपैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आईसीसी मुश्किलात का शिकार है, और अभी आप देखिए कि $2.4 बिलियन का खसारा उन्हें नजर आ रहा है। तो अगर वो ये गैदर करने में नाकाम रहे, तो आपको लगता है T20 वर्ल्ड कप जो है वो खतरे में पड़ सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के जो मेन स्पॉन्सर्स हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, उसके मुल्क का खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस होगा आईसीसी को, लेकिन T20 वर्ल्ड कप तो कमाई का जरिया है। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का एक लीग मैच होगा, एक ही ग्रुप में दोनों, और फिर उसके बाद सुपर 8 में जब वहां भी एक मैच हो सकता है, सेमीफाइनल, फाइनल, तो असल तो उन्हें इनकम जो होगी वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होगी। ठीक है, जियो स्टार जो है विड्रॉ कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उनको स्पॉन्सर मिल जाएंगे। उन्होंने तो नेटफ्लिक्स से भी बात की है, आईसीसी ने नेटफ्लिक्स को भी ऑफर की है, तो देखें क्या होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का खतरा जो है वो दरपेश होगा। ठीक है, मसाइल आते हैं माली। आईसीसी एक ऐसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है कि जिसके पास बहुत सारे सोने के अंडे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि T20 वर्ल्ड कप खतरे में पड़े। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, इंसान की मेहनत, शौक और मुस्तकिल मिजाजी इंसान को उस मकाम या उस मंजिल तक पहुंचा देती है जहां वो पहुंचने का ख्वाब देखता है। आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनकी कहानी सबक आमूज भी है और सबके लिए मोटिवेशन भी है। जी हाँ, झंग के पसमानदा गाँव कुंडल खोखरा में पैदा होने वाला बच्चा, जिसके पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे। होनहार नौजवान जाबिर अली, जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की जस्तजू थी। जाबिर के पास वसाइल नहीं थे, मगर उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया में दाखिला लेने का ख्वाब देख रखा था। उसे दिन रात मेहनत करके तालीम में ऐसी कामयाबियां हासिल की कि उसे आला तरीन स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। और आज जाबिर अली बतौर साइंसदान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में दुनिया को खतरनाक बीमारियों से बचाने की मेडिसिन तैयार करने की रिसर्च कर रहे हैं। जाबिर ऐसे खतरनाक जरासीमों के लिए तहकीक कर रहे हैं जो एंटीबायोटिक्स को बेअसर कर देते हैं। जाबिर का हर दिन अब एक जंग है, एक ऐसी जंग जो पूरी इंसानियत के लिए लड़ी जा रही है। और जाबिर की कहानी सिर्फ एक फ़र्द की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये हर उस बच्चे के हौसले की कहानी है जो मुश्किल हालात में भी अपनी मेहनत लगन से कामयाबी का ख्वाब देखता है और उसकी ताबीर के लिए घर से निकल पड़ता है। ये हर उस माँ बाप की कहानी है जिनकी कुर्बानियाँ रंग लाती हैं। ये पाकिस्तान के जज्बे और अज़्म की कहानी है। मज़ीद जाबिर अली हमारे साथ ही मौजूद है कि इस नाकाबिले यकीन कामयाबी की कहानी उन्हीं से सुनते हैं। जाबिर, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम जाबिर है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला जंग के एक गांव कुंडल खोखरा से है और मैंने अपनी सारी एजुकेशन वहीं अपने गांव कुंडल खोखरा के गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से हासिल की। बैचलर्स की डिग्री और मास्टर्स दोनों माइक्रोबायोलॉजी में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किए और उसके बाद अभी में मैं डी.फिल कर रहा हूँ, 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरी डिग्री का टाइटल डी.फिल इन केमिकल बायोलॉजी है। जैसा कि आपने बताया कि मेरी रिसर्च जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे है और मैं नॉवल ड्रग डिस्कवरी पे काम करता हूँ। बिल्कुल जाबिर, बहुत ही ज़रूरी है कि पहले आपके काम के हवाले से डिस्कस करें। अभी आप जो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस के हवाले से काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर एंटीबायोटिक्स की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत आम है बच्चों के लिए भी। तो ये रेजिस्टेंस तो बचपन से ही जो है उनमें पैदा हो जाती है और फिर जब बड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी डोजेजेस भी जो है वो काम नहीं कर रही होती हैं। इसी पर आपकी रिसर्च है, कैसे सोचा आपने इस जानिब जाने का?
जी, मैं जब सिक्स ग्रेड स्कूल क्लास में था तो पहली दफ़ा मैंने वर्ल्ड बैक्टीरिया साइंस की किताब में पढ़ा, जो गवर्नमेंट स्कूल की टेक्स्ट बुक होती है। तो वहाँ से मेरे माइंड में ये बात आई कि इतना छोटा ऑर्गेनिज्म किस तरह से इतने बड़े ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन प्लांट्स या जो दूसरे जानवर हैं उनको मार सकता है या उनको बीमारी कर सकता है। तो वहाँ से मेरी मोटिवेशन थी कि मैं मेडिकल साइंसेज में काम करूँगा। और दैन जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में आया और मैंने बैचलर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में, तो मुझे पता चला कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे काम करना है। और क्योंकि उसके साथ मेरी ये थाट थी कि मुझे एक ऐसी रिसर्च लैब में काम करना है या ऐसी यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी करनी है कि जहाँ एंटीबायोटिक्स के लिहाज से वो बहुत बड़ा लाइक फेमस इंस्टीट्यूट हो। तो इसी वजह से, क्योंकि पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो थी वो ऑक्सफोर्ड में डिस्कवर्ड हुई, तो दैट इज़ वाई ऑक्सफोर्ड वाज द मोटिवेशन एंड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाज द मोटिवेशन। चले, ऑक्सफोर्ड जाने तक के सफ़र पे भी बात हमने थोड़ी सी की। ये बताएं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये कैसे आपने अचीव किया? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेट करते रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर हम जाएंगे या फिर हम पढ़ाई करेंगे या काम करेंगे। आप बताइए कि आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एडमिशन चाहिए होता है। उसके बाद अभी ऑक्सफोर्ड काफ़ी एक्सेसिबल हो गया है ड्यू टू ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम। ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, और वो पाकिस्तानी किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम हर साल ऑलमोस्ट 10 to 15 स्टूडेंट्स को फंड करता है जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के होते हैं या ब्रिटिश पाकिस्तानी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सफोर्ड पहुँचने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करना है, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई नहीं करते क्योंकि उनके माइंड में ये आता है कि हम तो ऑक्सफोर्ड जा ही नहीं सकते। तो उनको ये सोचना चाहिए फ़कत ऑक्सफोर्ड बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ही एक यूनिवर्सिटी है और उसकी एक रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने 1 by 1 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है और जब आप रिक्वायरमेंट्स पूरा कर लेते हैं तो आप ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपको रिकमेंड करती है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए जिनके लिए आपकी प्रोफाइल एलिजिबल होती है। तो उनमें से ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम एक स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है और ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया ऑक्सफोर्ड पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल जाबिर, आप अपनी थॉट्स में भी इतनी आर्टिकुलेटेड हैं, जैसे आप बात करते हैं इतनी रवानी और इतना ही आपको अपने गोल के हवाले से पता था जब आपने शुरू किया? जी बिल्कुल, मैं बहुत फोकस्ड था। मुझे पता था कि मेरा गोल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है और देन मैंने 1 by 1 अपने अंडरग्रेड से ही चीज़ें पूरी करना शुरू की क्योंकि मैं अंडरग्रेड से ही रिसर्च पब्लिकेशंस की तरफ इन्वॉल्व हो गया, साइंटिफिक राइटिंग की तरफ इन्वॉल्व हो गया और मुझे पता था कि मेरा CGPA कितना होना चाहिए जो कि ऑक्सफोर्ड की रिक्वायरमेंट्स में आएगा। फिर मैंने अपना CGPA उतना मेनटेन किया, रिसर्च पब्लिकेशंस में इन्वॉल्व हुआ, कुछ रिसर्च पेपर्स और रिव्यू आर्टिकल्स लिखे मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ही रिलेटेड। और आस्ते आस्ते इस तरह से मेरी प्रोफाइल बनना शुरू हो गई और मैं फिर कोलैबोरेशंस में चला गया डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ जो कि बड़े साइंटिस्ट थे। उनमें थोड़ा पार्ट मेरा होता था, ज़्यादा उनका होता था, लेकिन वो एक ग्रेजुअली आपकी प्रोफाइल बनती गई और जिसकी वजह से फिर मैं इस काबिल हो गया कि मैं ऑक्सफोर्ड में पहुंच गया। ज़बरदस्त। अच्छा जाबिर, बताएं जाबिर के फ्यूचर गोल्स क्या है? अभी तो आप बड़ा बेहतरीन काम, बड़ी बेहतरीन रिसर्च जो है उस पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये जो एंटीबायोटिक्स को बेअसर कर देने वाले जो जरासीम है उन पर तहकीक है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इसकी ज़रूरत भी है। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? जी, मेरे आगे के प्लान्स में सबसे पहला प्लान तो ये है कि मैं किसी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में जैसे कि ऑक्सफोर्ड के अलावा MIT या हार्वर्ड में अपना पोस्ट डॉक सिक्योर करूं और फिर पोस्ट डॉक सिक्योर करने के बाद एक कंप्लीट साइंटिस्ट की तरफ बनता जाता है। आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा फर्निश्ड हो जाती हैं और उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ और पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ जो कि एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, क्योंकि एंटीबायोटिक यूजेज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई है, ह्यूमन में भी और वेटरनरी सेक्टर्स में भी। तो इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है लेकिन उसकी सर्विलेंस बहुत कम है। तो मैं पाकिस्तान में आके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इशू पे काम करना चाहता हूँ और बाकी बहुत से अपने जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बेसिकली रूरल बैकग्राउंड से हैं उनको इंस्पायर करना चाहता हूं कि आप भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना के उनको इंस्पायर करके कि आप भी ऑक्सफोर्ड जा सकते हैं। बिल्कुल जाबिर, तो फिर क्या कहना चाहेंगे उन्हें मोटिवेट करने के लिए जो तालिब इल्म अब आपकी राह पर चल रहे हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि डरना नहीं है आपने।
क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं कि पहली थाट यही आती है कि ऑक्सफोर्ड इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है और इसमें तो बड़े नाम जाते हैं और बेसिक पाकिस्तानी उसमें जा नहीं सकता या अंडर प्रिविलेज्ड पाकिस्तानी नहीं जा सकता, तो ये थाट आप उनको अपने माइंड से निकालनी है। उन्हें अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में, और अप्लाई बिल्कुल ऐसे करना है कि प्रॉपर वे से करना है कि यूनिवर्सिटी के जिस भी डिपार्टमेंट में वो एप्लीकेशन दे रहे हैं वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट को प्रॉपरली रीड करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली रीड करें, अंडरस्टैंड करें और वन बाय वन करके वो प्रोसेस को फॉलो करें और अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें, और उसके बाद उनके लिए चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। हम सबसे पहले यही सोच लेते हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड है तो हम अप्लाई भी करेंगे तो हमारा एडमिशन नहीं होगा, तो इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाबिर अली होनहार बेल हमारे साथ मौजूद थे और हमसे शेयर कर रहे थे अपना सफ़र कि कहाँ पाकिस्तान से वो कैसे ऑक्सफोर्ड पहुँचे और वहाँ पर रिसर्च उनकी कैसी चल रही है। हम आपसे इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।